हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करने वाले हैं मैप का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। और यूरोप का फर्स्ट पार्ट होगा ये, जिसमें हम मेनली फिजिकल फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि लैंड फॉर्म्स देखेंगे और एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ कुछ फिशरीज के बारे में देखेंगे और क्लाइमेट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ कि ये जो यूरोप है, ये लगता है हमारे एशिया से। ठीक है। और एशिया यूँ समझ लीजिए कुछ इस तरीके से, ये पार्ट है। यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। ठीक है। कुछ इस तरीके से है ये, ऐसे अगर मैं समझ लूँ तो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर यूराल माउंटेन है और इधर वाला पार्ट एशिया में आता है और इधर आपको यूरोप में आता है। मैप में देखिएगा, यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करता है। साथ ही साथ ये रशिया को भी लगभग दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो रशिया का एक हिस्सा एशिया में भी आता है और एक हिस्सा यूरोप में भी आता है। ठीक है। तो मैं ये समझ लूँ कि ये वाला यूराल माउंटेन है, जिसके ईस्ट में, सॉरी, जिसके वेस्ट में आपको यूरोप पड़ेगा और इस यूराल माउंटेन के ईस्ट में आपको एशिया पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट को देखते हैं। चलिए, तो क्लाइमेट में सेम उसी तरीके से डिवीजन होगा जैसे हमने नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है। तो 45 और 60 इनको अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, ये पूरा का पूरा लैंड फॉर्म, जिसमें इधर का एशिया भी है और इधर यूरोप भी है। अब इनको तीन पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है। अब एशिया और यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर पाएंगे। तो ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये तो आपका एशिया में आ गया और ये वाला जो हिस्सा होगा ये यूरोप में आएगा। यानी कि अब ये देखेंगे कि 45 से 60 के बीच में जो ईस्ट कोस्ट हुआ करता था, वहां पर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड, यहाँ पर मिड कॉन्टिनेंट में आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता था और वहीं इधर वेस्ट की तरफ आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता था। अगेन वो आप टेबल याद कीजिए जिसे हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था। ठीक है। तो सिर्फ हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में तो सिर्फ इतना ही हिस्सा आएगा, ये वाला कुछ हिस्सा जहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा और बड़ा हिस्सा जहां पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये वाला हो गया। इधर की अगर हम बात करें, पूरा ये हिस्सा ऐसा। ठीक है। तो इधर आपको मिलेगा कौन सा, टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट जो होता है। ठीक है। और इधर जो हिस्सा मिलेगा, इधर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होगा, आप यूं समझ लीजिए कि इधर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है। यही था, इसी तरीके से डिवीजन था। अब हम थोड़ा सा क्लाइमेट का पता चल गया। अब हम थोड़ा सा क्या करें, अब देखिए इसमें भी 60 के बाद अगर देखते हैं, 60 के नॉर्थ अगर हम जाते हैं तो 60 के नॉर्थ आप जाइएगा तो वेस्ट कोस्ट पर आपको क्या मिलेगा, वेस्ट कोस्ट पर आपको मिलेगा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट और ईस्ट कोस्ट पर आपको मिलता है कौन सा, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अगेन ये तो पूरा एशिया का हिस्सा है, तो ये बाहर हो जाएगा, इसे हमें आधा ही कंसिडर करना है। तो इस वाले हिस्से में मिलेगा कौन सा क्लाइमेट मिलता था, इसको हम कहते हैं साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। बीच वाला हिस्सा ये, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है 60 से नॉर्थ में, यहाँ पर मिलेगा आपको साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो टेम्परेट ग्रास लैंड है वो इधर मिलेगा ऐसे 45 और 60 के बीच में। ठीक है। इधर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड इसके बीच में मिलेगा, इधर यहाँ पर मिलेगा आपको साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। गुड। और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलेगा यहाँ पर, ब्रिटेन है और ग्रेट ब्रिटेन या यूके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। इन द सेंस अब यहाँ पर भी ये भी समझ लीजिए कि ये सारा का सारा इसी चीज में आएगा, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में ही यहाँ पर मिलेगा। अब बहुत ज्यादा आप नॉर्थ नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा नॉर्थ जाएंगे तो फिर वो टुंड्रा आ जाता है और वो तो सालों भर बर्फ से जमा रहता है, तो फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको नॉर्थ में, बहुत ज्यादा हाई लैटिट्यूड में आपको नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें हो गई, यहाँ तक कंसिडर करना है। तो क्लाइमेट पता चल गया। ये बीच का हिस्सा जो होगा, यहाँ पर ग्रासलैंड मिलेंगे, यहाँ पर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा और यहाँ पर आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा रूल फॉलो करेगा वही जो हमने टेबल में देखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, इसी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से हम अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं
तो फॉरेस्ट के हिसाब से दिस इज ग्रासलैंड वाला एरिया, जो कि आपको रशिया का सेंट्रल पार्ट समझ लीजिए, या रशिया का जो वेस्ट पार्ट है मेनली वहां पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो जो रशिया में टेम्परेट ग्रासलैंड होता है रशियन वाले रीजन में, उसको हम कहते हैं स्टेपी। और वहीं जो ये आपको यूरोप वाले हिस्से हुए, यूरोप वाले हिस्से में जो आपको ग्रासलैंड मिलेगा, इसको हम कहते हैं पुस्ताज। ठीक है, तो ये आपका इधर फॉरेस्ट हो गया। इधर आपको मिलता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, अभी हमने देखा जो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होते हैं। ठीक है, तो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको मिलते हैं कौन से फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये आपको इधर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा। अब इधर आपको मेटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो मेटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में फॉरेस्ट क्या किस तरीके का फॉरेस्ट मिलता ही है, तो मेटेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट ही होता है। तो मेनली वहाँ पर अगर बात करें तो किस तरीके के पौधे देखने को मिलेंगे आपको, मेनली वो जो होते हैं आपको वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉनिफेरस भी मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं है जितना आपको ये रशिया वाले रीजन में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है कि किस तरीके के पौधे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब एक ब्रिटेन का एक यूनिक फीचर ये है कि कहा जाता है कि ब्रिटेन का कोई अपना वेदर नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि ब्रिटेन में कभी भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, इसका कोई सीजन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि समर में होगा या फिर विंटर में होगा, यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है। और यहाँ पर वर्षा होने का रीजन क्या है, ये पूरा का पूरा मेटेरियल रीजन जो है, यहाँ पर वर्षा होने के रीजन है वेस्टर्लीज। यहाँ पर कौन सी विंड बहती है, वेस्टर्लीज बहती है। तो वेस्टर्लीज की वजह से इधर आप यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, इधर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, और ये पूरा का पूरा यूरोप जो ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पर आपको वेस्टर्लीज की वजह से वर्षा होती है। इधर आपको कम वर्षा होती है। ठीक है, इस वजह से ये आपको ग्रासलैंड पे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ग्रासलैंड क्या होता है, ये मिड कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, वर्षा कम क्यों है, तो क्योंकि ये वेस्टर्लीज वाला एरिया है, और वेस्टर्लीज यहाँ पे पहले ही वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है, तो बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद इसमें मॉइस्चर रहता नहीं है। ठीक है, तो फॉरेस्ट मिल गया, यहाँ पर आपको ग्रासलैंड, यहाँ पर कॉनिफेरस, यहाँ पर आपको मिली प्लांटेशन का काम होता है जो ईस्टर्न यूरोप वाले एरिया होते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके के एग्रीकल्चर होते हैं। एक पहला होता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और एक दूसरा होता है यहाँ पर मैरिन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में किस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं हमने पहले भी देखा है। इसमें मेनली जो सीट्रस फ्रूट होते हैं, खास करके उसमें भी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, मेनली आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में वही उगाए जाते हैं। तो ये जो एरिया हो गया, जितने भी कोस्ट, आप ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, दिस वन ऐसे, ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के जोन में आता है। यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी भी मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। तो मेनली यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो फेमस वाइन्स होते हैं या फिर जो बियर होती हैं, शैंपेन्स होते हैं, वो या वोडका जो होते हैं वो इधर से ही बनते हैं, या फिर यहाँ का नेटिव प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेप्स होते हैं, यानी कि अंगूर वगैरह जो होते हैं जिनसे वाइन या बियर वगैरह बनाया जाता है, एक्सक्लूसिवली इन ग्रेप्स का कल्टिवेशन आपको बियर या वाइन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है इन हिस्सों में। जैसे कि आपको फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पोर्तुगाल हो गया, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, इन हिस्सों में आपको ग्रेप्स कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल्स भी उगाए जाते हैं। मेरीन वाली हिस्से में ऑलिव ऑयल्स ज़्यादा उगाया जाता है, जो ऑलिव होते हैं जिनसे ऑलिव ऑयल बनता है, तो ये ज़्यादा उगाए जाते हैं। और खास करके जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, खास करके इधर वाले हिस्से में, नॉर्थ वाला जो हिस्सा हुआ इधर आपको, और ये वाला हिस्सा, कुछ इधर वाला हिस्सा, ये ज़्यादा यहाँ पर मेरीन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेरियन सी से लगे हुए ये एरिया हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि दिस इज साउथ यूरोप, जहाँ पर मेडिटेरियन टाइप का आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर कल्टीवेशन। और वहीं जो नॉर्थ यूरोप हो गया, यहाँ पर आपको ज़्यादातर मेरीन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, जिसमें मेन हिस्सा होता है यहाँ पर ऑलिव ऑयल का। ठीक है, और मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री की बात कर लें, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिएगा कि एक फॉरेस्ट इंडस्ट्री हो गई।
फॉरेस्ट इंडस्ट्री कहाँ पर ज़्यादा होगी? अगेन थंब रूल, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा इस तरीके की देखने को मिलेगी। तो ये वाला एरिया साइबेरिया जहाँ पर कॉनिफेरस पाए जाते थे, तो यहाँ पर क्या होगा? लंबरिंग, अगेन थंब रूल, जिसे हमने नॉर्थ अमेरिका वाले चैप्टर में पढ़ा था। लंबरिंग का यहाँ पर बिजनेस, अब लंबरिंग है तो उसे पल्प एंड जो मतलब लकड़ियाँ या वुड निकलते हैं, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री वहाँ पे फ्लोरिश होगी। उसके साथ साथ फिर यहाँ पर जो केमिकल इंडस्ट्रीज होंगे वो भी फ्लोरिश होंगे, क्योंकि पल्प और पेपर को बनाने के लिए केमिकल भी चाहिए। तो इस वजह से ये जो साइबेरिया का एरिया होगा रशिया का, यहाँ पर ये इंडस्ट्री जो होगी फॉरेस्ट रिलेटेड वो काफ़ी फ्लरिश करती है। दूसरी चीज़, अगर हम फिशरी की बात करें तो फिशरी का भी थंब रूल क्या था? फिशरीज भी कहाँ उगाए जाते हैं? फिशरीज भी मेनली जो कोस्टल रीजन्स होते हैं ये ज़्यादातर वहाँ पर उगाई जाती हैं। और कोस्टल रीजन में भी अब देखिएगा खास करके जो ईस्ट यूरोपियन रीजन्स हैं, यानी कि ये हिस्सा ऐसे ईस्ट यूरोप लेके अब पूरा का पूरा ये मेडिटेरियन रीजन, यहाँ पर ये ज़्यादा उगाए जाते हैं। ये आप हाई लैटिट्यूड में जाइएगा तो फिर फिशरी को उतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे ठंडा होता है, विंटर काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, तो फिर वहाँ पे फिश प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा जाता। अब फिशरीज भी यहाँ पे दो तरीके से होती है, एक तो फिश कैचिंग होती है और एक एक्वाकल्चर होती है। फिश कैचिंग का मतलब ये है कि आप मछली पालते नहीं है लेकिन सी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि आप मछली को पालते हैं, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड का जो फिश प्रोडक्शन होता है उसका 5% यूरोप प्रोड्यूस करता है। और उसमें एक्वाकल्चर के हिस्से की बात करें तो यूरोप में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उनका 20% एक्वाकल्चर से प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपको मिल जाएगा फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी हो गया, आपको मीट प्रोडक्ट्स हो गया, फिर वुल हो गया। अब वुल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड वाले एरिया है, विंटर यहाँ पर एक्सट्रीम पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर जो कैटल्स या जो शिप पाए जाते हैं, ठीक है, उनसे वुल भी निकाला जाता है। तो डेयरी और मीट प्रोडक्ट यहाँ पर होता है। देखिए इंडिया के साथ एक इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बातचीत चल रही है। उसमें कुछ कंटेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है, ये बातें क्यों नहीं हो पा रही है। इसका एक रीजन डेयरी प्रोडक्ट है। जो डेयरी प्रोडक्ट है वो यूरोप में काफ़ी सस्ता है, बहुत सस्ता है, क्योंकि वहाँ पर जो कैटल फार्मिंग की जाती है वो साइंटिफिक फार्मिंग होती है। तो एक ये भी है कि अगर यूरोप को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अलाउ कर दिया जाता है तो डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी इसका फ्लोरिश हो जाएगा। इंडिया में काफ़ी बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, तो इंडिया का जो डेयरी प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन है, डेयरी इंडस्ट्री है, वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी। तो ये भी एक उसमें कंटेंशन का एरिया है कि क्यों एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा और भी एरिया है जैसे स्किल्ड लेबर होते हैं, इनके मूवमेंट की बात है। इंडिया का कहना है कि अब यूरोप का कहना है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स आपके यहाँ भेजना चाहते हैं। इसके अलावा आईपी से भी रिलेटेड कुछ मामले हैं। इंडिया का कहना है जैसे कि स्किल्ड लेबर हमारे क्या है वो आपके यहाँ फ्री जाके काम कर पाए। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स यू विल स्टडी इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हर जगह यहाँ पर लिखे गए हैं, जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब यहाँ पर आपको मैप में कुछ लोकेशंस को मार्क करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ये सारे लोकेशंस यहाँ पर लिखे गए हैं, थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर आपको आइबेरियन पेनिनसुला, यहाँ पर एक मिलेगा जिसका नाम है मेसेता, MESETA, मेसेता। ये पैरानीज है, ये मैसिव सेंट्रल है, ये आल्प्स है। आल्प्स का एक माउंटेन पीक है ब्लैंक माउंट, ब्लैंक अल्प में पड़ता है, अल्प माउंटेन में पड़ता है। अल्प माउंटेन जो है एक फोल्ड माउंटेन है, जो अल्पाइन रेंज आता है, अल्पाइन माउंटेन्स वाला सीरीज है, उसमें हिमालय भी आता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर अल्प की बात करें तो आपको इधर पड़ेगा। एपनीज की बात करें, ये आपको दिखाना है बाल्कन पेनिनसुला, यहाँ पर बाल्कन कंट्रीज है, ये दिखाना है। यहाँ पर आपको कौन सा है, यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है, दिस इज नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला हिस्सा जो उसमें नहीं दिख रहा है, ये वाला हिस्सा को हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं इस वाले हिस्से को, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आता है। इसके साथ साथ ये यहाँ का हिस्सा जो है एक, इसको कहते हैं हम बल्कान कंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो इन सबको यहाँ पर लिखा गया है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये सारी कंट्रीज आती हैं, जो बल्कान कंट्रीज होती हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री आएगी, बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इनको आपको ग्रुप को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ रिवर्स भी बताया, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, रिवर्स भी पता है, ये भी आपको मार्क करना है। और यहाँ पर कुछ सीज के बारे में भी मैंने आपको लिखा हुआ है, जैसे कि एजियन सी, ब्लैक सी,
एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी है, बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ बोथनिया, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, ये सब याद रखना है क्योंकि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि ये इस जो सी है इसके आसपास की कंट्रीज के बारे में बताइए, तो वो सब हम कंट्रीज के बारे में भी पॉलिटिकल मैप में देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको मार्क करनी है। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही और पॉलिटिकल मैप के साथ यूरोप को खत्म करेंगे। देखिए बहुत सारी, ये बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अफ्रीका में, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप ये बहुत ही आसान कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ